अस्सलाम वालेकुम। नावल एडमायरर्स में आप सबको खुश आमदीद। हमारा नावल है यारम, जिसके राइटर हैं सुमेरा हमीद। और आज हम अपने नावल की तीसरी एपिसोड शुरू करेंगे। तो चले हम अपना नावल पढ़ना शुरू करते हैं। मरहम वक्त के थाल पर था और वक्त किस्मत की मुट्ठी में। अमरहा के हाथ में तो अब कुछ न रहा था। डिबैग बैन लंदन डबल डेक बस और लंदन टैक्सी बर्तानिया के लैंडमार्क माने जाते हैं और साई को मैनचेस्टर यूनी के स्टूडेंट का लैंडमार्क जाना जाता था। बिना किसी शको शुबा के से इट ऑल, सब कह दो, यानी साई। पीले रंग के बोर्ड पे नारंगी रोशनाई से ये अल्फाज साई की लिखाई में लिखे हैं। यूनी में शायद कोई ऐसा बदनसीब होगा जो बोर्ड के मुल्क को न जानता हो। साई स्याह फाम, नस्लन अमरीकी लेकिन बरतानवी शहरी है। इसका असल नाम एडी है। हल्के घुंघरियाले बाल, पतला सा, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही लंबा दिखता था। आंखें गोल गोल और नुमायां और इन पर पतले फ्रेम का नजर का चश्मा। अपने बैग को दोनों कंधों पर फंसाए, कमर पर पीछे लटकाए, वो मैनचेस्टर यूनी का जमीनी फरिश्ता है। यूनी का दादा दादी, नाना नानी जी, चचा मामू, खाला, भाई बहन और दोस्त, वो सब था। वो साई था। यूनिवर्सिटी में इसके बैठने की एक ही मखसूस जगह थी, अली लर्निंग कॉमन के बाग के दरख्त तले। वैसे इसे कहीं भी रोक कर बिठाया जा सकता था। वो एतराज नहीं किया करता था क्योंकि वो तो फरिश्ता था। इस तक रसाई बहुत आसान थी। जब वो फारिग होता, दरख्त तले आकर बैठ जाता और बैग में से बोर्ड निकाल कर रख लेता। मतलब, मैं फारिग हूँ, हमतन गोश हूँ, आओ मैं सब सुनूंगा और तुम सब कह डालो अपने दर्द, अपनी तकलीफें, वो सब फजूल की बातें जो कोई और नहीं सुनता। तुम्हारे रोने के किस्से, तुम्हारे ना हंसने की वजूहात, तुम्हारी खाली जेब की बदकिस्मतियाँ, तुम्हारे कमरे से खाने की अशिया का गायब हो जाना, शैम्पूज, परफ्यूम्स और ऐसी ही दूसरी चीज़ों की गुमशुदगी का आए दिन वकू पजीर होना, असाइनमेंट्स का मुकम्मल ना होना, पढ़ाई एक बोझ लगना, पुरानी किताबों का ना बिकना, नई किताबों के पैसों का बार और कैफे में उठ जाना। लेक्चर से ज्यादा तुम्हारा ध्यान पार्टी में लगे रहना, घर की याद सताना। मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो सब सुनने के लिए दिलो जान से तैयार हूँ। एडी यानी साई यूनी का 4 साला स्टूडेंट है। इसकी तारीख के बारे में मुख्तलिफ बातें गर्दिश करती रहती हैं। कुछ कहते हैं कि जब वो नया नया यूनी आया था तो कुछ मामलात को लेकर बहुत परेशान रहा करता था कि फलां दरख्त तले बैठकर रोने लगता। उसने 1-2 के स्टूडेंट्स को अपने बात सुनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ के पास वक्त नहीं था और कुछ का कहना था कि वो बेकार बातों को लेकर परेशान है। अब अगर किसी प्रोफेसर ने इसके आगे की रो में बैठे लड़के को मुस्कुरा कर देख लिया और बाद अज़ा साई को जरा तिरछी निगाहों से देख लिया, तो इसमें रोने की क्या बात है? प्रोफेसर को तो खुद भी मालूम नहीं होता कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। और अगर कॉरिडोर में चलते शरारती लड़कियों ने एकदम से इसके सामने आकर दायरा बनाकर चुटकियों भरकर इसका चश्मा उतारकर भाग गई, तो इसे तो एंजॉय करना चाहिए कि ऐसी तितलियां लड़कियां सिर्फ इसके साथ शरारत करती हैं। मजीद यूनी में चलते फिरते कोई इसे पेन की बारीक निब चबो देता और मतवातर ऐसा कर रहा है तो ये कोई खास बात नहीं। वो भी एक पेन खरीद ले बारीक निब का, बल्कि एक पेन ही क्यों, एक छोटा सा खंजर। ओहो, वरना वो अपने फल काटने वाली छुरी ही बैग में रख कर ले आए। इसमें क्या मसला था आखिर? 6 महीने बाद साई ने महसूस किया कि बहुत सी बातें दूसरों के लिए बहुत मामूली और गैर अहम होती हैं, जबकि वही बातें किसी एक के लिए बहुत अहम और गैर मामूली हो जाती हैं। इसने एक बोर्ड बनाया और इस पर से इट ऑल लिखा और इसे लेकर यूनी में गश्त करता। जहाँ कोई इससे इसका मतलब पूछता तो वो बता देता। पहले इसकी बोर्ड की ज़रूरत किसी को महसूस ना हुई, बल्कि ये एक मज़ाक़ खेज़ ख्याल लगा। जाहिर है हम अपनी बातें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, खौफ से किसी से भी नहीं करते।
वैसे दोस्तों के साथ शेयर कर देने से ही वो BBC न्यूज़ सर्विस की तरह सारे में नशर हो जाती हैं, तो एक अनजाने इंसान के साथ शेयर करने का रिस्क कोई क्यों कर लेगा। बल्कि नतीजे के तौर पर इनका क्या हाल होगा, ना ख़त्म होने वाली लड़ाइयाँ और तारीख की अजीम स्टूडेंट स्कैंडल्स के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले का आगाज़, यानी अंजाम, यही सब ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़के लड़कियां इसके पास आने लगे, खास कर वो जिनकी नई नई किसी दोस्त से लड़ाई हुई होती या प्रोफेसर ने दबे दबे लफ्ज़ों में क्लास में इनकी बेइज्जती कर दी होती कि सिर्फ इसे लतीफ़े सुनाने के लिए आते, वो लतीफ़े जो बाद अज़ा उन्होंने क्लास में क्रैक करने होते कि क्लास हंसने भी लगेगी या नहीं। कुछ ग्रुप की सूरत में आते, साई देखो हम में से कौन सबसे ज़्यादा क्यूट लगता है। साई उंगली उठाता और एक एक की तरफ इशारा कर देता, यानी तुम पांचों क्यूट हो। ज़्यादातर इसके पास लड़कियां आती। अब यह साई का असूल था कि बरतानिया, अमेरिका, बल्कि पूरे यूरोप की फ़ौज भी इसके गिर्द घेरे डालकर खड़ी हो जाती, तो भी वो किसी का बताया एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकालता। इसे बम से उड़ा दो या तोप से, अगर कोई इसे कुछ बता गया है, दिल का हाल सुना गया है, तो बस अब वो साई के सीने में दफन हो चुका है। स्विस बैंकों के सभी पैसे निकाल कर भी इसके आगे ढेर कर दिए जाएं तो भी इसका मुंह नहीं खुलेगा। यूनी के बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे राजों का एटम बम कहते। एक सिर्फ इसकी जुबान खुल जाती तो वो बर्बाद हो जाते। अब कोई लाइब्रेरी की किताबें चुरा बैठा है, जैसे लाइब्रेरी से किसी ने किताबें इशू करवाई और बाग में बैठे या कैंटीन में कॉफ़ी चाय पीते वो ज़रा सी देर को अपनी किताबों से गाफिल हो गया, तो यह किताब चोर भाई साहब या बहन जी इस गाफिल स्टूडेंट को सबक सिखाने के लिए फ़ौरन किताबें लेकर गायब। और अब इसका ज़मीर इसे सोने नहीं दे रहा था, या इसे पुलिस के सायरन की आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो साई के पास आता है और कहता है मैंने किताबें चुरा ली, मुझे पैसों की ज़रूरत थी साई। पिछले 2 हफ्तों में मैं दी प्रिंट वर्क नहीं गया, कोई फिल्म नहीं देखी, क्रिस्टन की पार्टी में वही पुरानी शर्ट पहनकर जाता क्या, मैंने इसके लिए गिफ्ट भी नहीं लिया, गिफ्ट मैंने इसे देना भी नहीं था, वो कौन सा देती है। गिफ्ट ना देना हो, पैसे तो चाहिए होते हैं ना साई। जब मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा तो पूरी 1 लाख किताबें लाइब्रेरी को चंदे में दूंगा। चलो 2 लाख, मेरा ख्याल है 4 लाख ठीक है, यूनी के लाइब्रेरी भी तो इतनी बड़ी है। अगला आता, मैं कल रात नशे में था, मैंने टैक्सी ड्राइवर को घूंसा मारा, वो बेचारा का गरीब अफ्रीकी था, वो मुझे मेरे कमरे के बेड तक लिटा कर गया और दरवाज़ा ठीक से बंद कर गया। इसने मेरी जेबें भी नहीं टटोली। मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, वो जल्द ही मुझे मिल जाएगा, मैं इससे माफ़ कर दूंगा, नहीं यानी मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा। मुझे कल रात नींद ही नहीं आई, दुआ करना आज आ जाए। मैं ज़मीन पर सो रहा हूँ, बेड पर अफ्रीकी ड्राइवर सोता है। हाँ, आजकल इसका भूत हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है, वो मुझे कुछ कहता नहीं है, फिर भी मुझे इससे बहुत डर लगता है। कोई और आता, लिज़ा मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मुझे अब इसकी दोस्त दिव्योन अच्छी लगने लगी है। मैं क्या करूँ साई, लिज़ा अच्छी है और दिवी भी अच्छी है, मैं भी अच्छा हूँ, हम सब अच्छे हैं, फिर मैं क्या करूँ साई। तो अब यही साई अगर लिज़ा को बता दे कि प्यारी दोस्त और नन्ही भोली भाली लड़की तुम्हारा बॉयफ्रेंड जोनाथन तुम्हारी प्यारी दोस्त दीवी को बालीडे इन में 2 बार डिनर के लिए ले जा चुका है, हाँ इन्हीं पैसों से जो उसने गले की सोजिश के इलाज का बहाना करके तुमसे लिए थे, तो लिज़ा को इतनी सी बात बता देने पर क्या छोटा सा कतरीना तूफान लॉर्ड डिपार्टमेंट की दीवारों से ना टकराया। फिर साई लाइब्रेरी स्टाफ के पास जाता और कहता, यूनिवर्सिटी की किताबें चुराने वालों में से एक ये रैन भी है, इसे पकड़ो, इसे जुर्माना करो, बल्कि यूनी से ही बाहर करो। और ये ब्रैड डैनियल, ये हर रात नशे में धुत होकर किसी न किसी को मारता है। एक रात वो दीवार पे बने कार्टून को देर तक मारता रहा। अगले दिन रेस्टोरेंट की दीवार टूट जाती तो रेस्टोरेंट यूनी पर हर जाने का दावा कर देती, पैसों के लिए नहीं, शोहरत के लिए। तो बराए मेहरबानी इस मोहम्मद अली कुले को संभाले, यानी एक साथी की वजह से आधी यूनी जुर्माना भरती या यूनी खाली करती। लेकिन वो साई था, सुनता था, बताता नहीं था। हाँ, तो ज्यादातर इसके पास लड़कियां आती। जो लड़की साई के पास बैठी नजर आ जाती, इसके बॉयफ्रेंड को बहुत तशवीश होती या इसके दोस्तों को, और वो साथ साथ टिश्यू से आंखें भी रगड़ रही होती, तो बस फिर खैर न होती और साई बड़ी शफकत से इस नन्ही मुन्नी चिड़िया के आंसू टिश्यू से साफ कर रहा होता। साई, मैंने इतना महंगा ड्रेस लिया, 2 घंटे लगाकर मेकअप किया, तैयार हुई, बालों को कलर भी किया,
और इसने कहा, काश थोड़े से ही सही पर तुम्हारे दांत साफ होते। जब तुम छोटी थी तो तुम्हारी मामा तुम्हारे दांतों पर लगता कीड़ा क्यों नहीं देख सकी? इतनी गाफिल मामा है तुम्हारी। साई, इसे सिर्फ मेरे दांत नजर आ रहे थे, गुलाबी मेकअप से सजी मेरी आंखें नहीं, और मैं तो हंस भी नहीं रही थी, बोल भी कम रही थी। फिर भी इसकी मामा मेरे दांतों को ही घूरते हुए कह रही थी कि तुम्हें दांतों का कैंसर तो नहीं। बैठे बिठाए उन्होंने मेरे दांतों को कैंसर करवा दिया। फिर इसका भाई आया, जिसके आते ही घर बदबू से भर गया। वो मुझे देखता रहा और जानते हो इसने मुझे क्या कहा? मेरा एक दोस्त है डेंटिस्ट, इसने दांतों के पेचीदा तरीन केस निपटाए हैं, वो तुम्हारे लिए भी जरूर कुछ कर देगा, अगरचे मैं इसे नाकाम देख रहा हूँ। फिर वो मुंह खोलकर हंसने लगा और बदबू से मेरा दम घुटने लगा। पहले वो अपनी बदबू का इलाज क्यों नहीं करवा लेता? साई, ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा कि आप इसके सामने इसलिए कम बोलें कि वो फिर से आपके दांतों को लेकर बैठ जाएगा। वो हर मुलाकात में मेरे दांतों का जिक्र जरूर करता है। क्यों करता है वो ऐसा? मैं इसे छोड़ रही हूँ साई, मैं बहुत रोऊंगी, पर यह रोज रोज के रोने से अच्छा है। सूं सूं करने, आंसू बहाने और साफ करने का वक्फा। जब मैं केमिस्ट्री का नोबेल इनाम ले रही होंगी तो अपने बदबूदार भाई के साथ बैठे मुझे टीवी पर बराह रास्त देखते इसे जरूर दुख होगा, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं हो सकेगा। मेरी जिंदगी में मार्क ज़करबर्ग आ चुका होगा और मैं अपना इनाम इसी के नाम करूंगी। हाँ ठीक है, मैं यही करूंगी। यूनी में तो ये सब चलता ही रहता था, सुना था। जहाँ वो रहता था अक्सर उसे रात गए उठाया जाता और कमरे में कहीं रखे से इट ऑल बोर्ड ढूंढ ढांड कर इसके पास रखा जाता और फिर इस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली जाती। वो बेड क्राउन से टेक लगाकर या जमीन पर स्टूडेंट के साथ ही बैठ जाता और रो रो कर सुनाया जाने वाला हाल सुनता। मुझे घर जाना है साई, मेरी माँ क्या खाने बनाती हैं, यहाँ के खानों में बिल्कुल मज़ा नहीं है। मेरी ताई के हाथों में तो बिल्कुल जायका नहीं है। हफ्ते में एक बार इनके घर जाता हूँ, सारे हफ्ते का बचा हुआ खाना मुझे खिला देती हैं। पापा कहते हैं चाहे जहर ही क्यों ना खिला दे, हफ्ता इतवार तो उनके ही घर रहेगा। पापा जी नहीं, मुझे सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है। जलंधर के रहायशी प्रताप सिंह को रोना बड़ा अच्छा आता था, बेचारा साई भी रोने लगता था। यूनी में सब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं, एक मैं ही क्यों गरीब हूँ साई? मेरे पास सिर्फ एक अच्छी सी जीन्स ही, मैं कब तक इसे ही पहनूं? मेरा आईफोन पुराना हो चुका है। 6 महीने से मैंने वही हेयर स्टाइल अपना रखा है कि मुझे लगने लगा है कि मैं 17वीं सदी का कोई जोकर हूँ जिसे देखकर बच्चे भी नहीं हंसते। आर्ट स्कूल का टोनी। मैं पास्ता बनाकर रख गया, आया तो प्लेट गायब। कमरा लॉक था साई, मैं कसम खा सकता हूँ कमरा लॉक था। ये 5वीं बार हुआ है मेरा पास्ता गायब हुआ है। सुना है ऑक हाउस में जिन विन का साया है। वो पूजा बता रही थी कमरे में लड़का ठंड से मर गया और वो भूखा भी था। साई, मैं कैसे पता करूँ वो किस कमरे में भूख से मरा या ठंड से? क्या मेरे कमरे में? कोई मुझे कुछ बताता ही नहीं है। मैं इंतजामिया के पास गया तो इसने बड़े ठंडे लेकिन जले हुए अंदाज में कहा, वो तो शायद ठंड और भूख से ना मरा हो, लेकिन तुम खौफ से यकीनन मरने वाले हो। चलो मैं तुम्हारा कमरा नंबर नोट कर लेता हूँ। विजय पंडित, कमरा नंबर ओक 302 हाउस। बेजा खौफ और खदशात के बाइस कमरे में मुर्दा पाया गया। इसकी भूत से बचने के लिए अपनी जिम्मेदारी पर कमरा लिया जाए। सन 2014। शुक्रिया। मैंने अपनी वार्डरोब देखी तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे नए जूते जो मामा ने मेरी सालगिरह पर मुझे दिए थे, जिन्हें मैंने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया था, वो तो कोई 10 बार इस्तेमाल करके वहाँ रख चुका है। ओह साई, मैं किस कदर लापरवाह हूँ। मैंने रोज अपने जूते क्यों चेक न किए? मैं कमरा लॉक करना कैसे भूल गया आखिर? लेकिन साई, आखिर कभी हम कमरा लॉक करना भूल ही जाते हैं ना, हम सब ही। तो मैनचेस्टर यूनी में जो 10-12 लड़के लड़कियों के ग्रुप को दोस्त रखते थे या सिर्फ एक को? साई की जरूरत कभी ना कभी सबको पड़ती थी। एक सुनने वाला कान सबको चाहिए होता है। प्रोफेसर तक इसके पास पाए जाते। साई से बात करने के चंद तरीके थे। आप सिर्फ बोले, वो सिर्फ सुने, ज्यादातर यही करते। आप बोले, साथ वो भी बोले, आपकी इजाजत हो तो। आप बोलें, फिर वो सवालात करे। आप बोल चुके हों तो वो आपको अच्छी या जैसी कैसी राय दे, आपकी इजाज़त हो तो। अमरहा साई के पास 2-4 बार आ चुकी थी। एक बार जब इसे जॉब नहीं मिल रही थी और एक बार जब आलियान नहीं मिल रहा था। अब कौरल वाले वाक़े के बाद वह फिर से इसके पास रोने के लिए आई थी, लेकिन एक हिंदुस्तानी लड़का रामा इसके पास बैठा था। वो जाने लगी तो रामा ने इसे हाथ के इशारे से रोक लिया।
वो हाथों को गोद में रखे सर झुकाए ऐसे बैठा था जैसे मैनचेस्टर यूनि में इसकी मेहंदी की रस्म अदा की जा रही हो। आप हंस सकते हैं, लेकिन यही सच है। वो मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, सिर्फ दोस्त। वो मुझसे 1 साल सीनियर है। ये इसका आखिरी सेमेस्टर है। फिर वो चली जाएगी फ्रांस। इसने कहा मैं फ्रांस आ सकता हूँ इससे मिलने। हाँ, मैं चला जाऊँगा इससे मिलने। 1 साल बाद जाऊँगा, फिर शायद 5-6 सालों बाद जाऊँ, फिर शायद 8-10 सालों बाद। फिर मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और जाहिर है मर जाऊँगा। जाहिर है हमें मरना भी तो होगा ना। शायद वो भी कभी आए मुझसे मिलने उत्तर प्रदेश। मैं इसे अपना गाँव दिखाऊँगा। लेकिन साई, ये सब सोचते हुए मैं रोने जैसा क्यों हो जाता हूँ। और साई, वो अभी गई नहीं और मैं अभी से इसे बुरी तरह याद करने लगा हूँ। अभी तो वो मेरे पास ही है। इसे देखकर मुझे रोना आता है। ये इसका आखिरी सेमेस्टर है, फिर मेरा भी आखिरी सेमेस्टर आ जाएगा। मैं भी चला जाऊँगा। मैनचेस्टर में मिलकर दुनिया में बिखर कर हम खो जाएंगे न साई। अमरहा गोद में हाथ रखे आंखों के नमी छुपाने के लिए सर झुकाए बैठे उत्तर प्रदेश के रामा को देख रही थी। कोई अंधा भी बता सकता था कि इस लड़की के चले जाने के बाद वो सीधे सीधे मर जाएगा। इसे रोक लो रामा। साई को मशवरे की इजाज़त दी गई। रोक लेना इतना आसान नहीं। वो फ्रेंच है। खानदान के नाम पर इसके पास एक माँ और एक सौतेली बहन है। इसकी माँ पहले डांसर रह चुकी है। मेरा खानदान, मैं, मेरा कल्चर, कोई तरकीब निकालो, लेकिन रोक लो इसे। वो गई तो तुम भी अपनी असली हालत में नहीं रह पाओगे। तुम मर जाओगे रामा। अपने जिंदा रहने के लिए कुछ करो। अमरहा यकटक रामा को देख रही थी। जिस फ्रेंच लड़की की बात वो कर रहा था, काफी महीनों से गाहे बगाहे शलवार कमीज, साड़ी, चोली में मलबूस नजर आती रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदिया भी लगा लेती। लंबे से बालों को चोटी की सूरत गूंद कर रखने की कोशिश करती। जिस किस्से को रामा बैठा रो रहा है, इसे हजारों किस्से मैनचेस्टर यूनि की धरती से शुरू होकर ख़त्म भी हो जाते थे और सिर्फ खुशकिस्मत ही होते थे जो आहें और यादें नहीं, एक दूसरे का साथ लेकर निकलते थे। मुख्तलिफ मुल्कों, समाजों, रिवायतों के हामिल स्टूडेंट्स का एक जगह इकट्ठे होकर पढ़ना, दोस्त बनना, मोहब्बत में मुब्तला हो जाना और रिवायात के नाम पर अलग हो जाना, फिर बुढ़ापे में आहें भरना, ये सब कड़वी सही पर हकीकत थी। रामा के बारे में सोचते इसने अपनी नींद गंवा ली। वो अपनी बात बताए बगैर पलट आई थी। किताबों वाले वाक़े को वो मुश्किल चंद दिन ही गुजरे थे कि सुबह वो यूनिवर्सिटी आई थी और अपनी क्लास के लिए जा रही थी कि इसके पास से गुजरती एक लड़की ने इसे रोक लिया। हे, तुम्हारा जूता बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिया है? वही अजीम आदत, तारीफ पर फूल जाना। तो वो भी झट फूल सी गई और भूल ही गई। अपने स्टोर से, जहाँ मैं काम करती हूँ। बहुत खूबसूरत है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं पहन कर देख लूँ। मैं आऊँगी तुम्हारे स्टोर से लेने। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसने झट जूता उतार कर इसके आगे किया और इस गुलाबी स्कर्ट और गुलाबी गालों वाली लड़की ने जूते को पहनने के बजाय इसे झट उठाया और ये जा वो जा। हे, अमरहा हैरत ज़दा इसे आवाज़ें ही देती रह गई, लेकिन वो रुकी न पलटी। लेकिन रुक रुक कर चलता कोई और इसके पास आ रहा था। कौन? बूझिए कौन? कार्ल। और कौन? इसके हाथ में इसका गुलाबी बारबी जूता था। ये आज के दिन के लिए मेरे पास रहेगा, तुम्हारी याद दिलाएगा। जूता इसके आगे लहरा कर वो चला गया। हाँ, वो हिंट देकर तो गया था कि मैं आऊँगा। भले से वो तफसीलात दे देता, होना यही था। उफ, इसने आस पास देखा। बमुश्किल एक जूते से चलती बेंच पर बैठी। शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी। ये कार्ल इसकी जान को आ गया था। अब एक जूते के साथ वो ना अंदर जा सकती थी ना बाहर। इसने वीरा को फ़ोन किया, लेकिन इसका फ़ोन बंद था। वो क्लास में जा चुकी होगी। एनोन का भी बंद था। सर्दी के दिन थे, ज़मीन पर पैर रखने के लिए भी जुर्रत चाहिए थी। और फिर यूं लंगड़ा कर चलना। नाचार वो उठी, दूसरा जूता भी उतारा और सिर्फ जुराबों के साथ चलती बस स्टॉप तक आई। और क्या आई? जी, कार्ल। वो इसके पीछे पीछे इसकी तस्वीरें ले रहा था। बस आकर नहीं दे रही थी। वो स्टॉप पर सिर्फ जुराबों के साथ नंगे पांव खड़ी थी, दूसरा जूता हाथ में पकड़ रखा था। इसने घूर कर कुछ दूर मौजूद कार्ल को देखा। इसके जी में आई, हाँ बस अब इसे कातला बन जाना चाहिए। अगर अब नहीं बनेगी तो कब बनेगी? कार्ल का खून इस पर जायज था। इसे सारी जिंदगी में इतनी कोफ्त और शर्मिंदगी नहीं हुई थी जितने यूनी से ऐसे आते और 5 मिनट बिना जूतों को इस तरह खड़े होकर हो रही थी। तेजी से अपनी क्लास के लिए भागते स्टूडेंट भी गर्दन मोड़ कर इसकी तरफ देखना नहीं भूल रहे थे।
घर आई, जूता तब्दील किया। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? नशिस्तगाह में टीवी देखते लेडी मेहर ने पूछा। मेरा जूता, वो गुस्से की शिद्दत से इतना ही कह पाई। क्या हुआ जूते को? ओह, टूट गया। एक मनहूस हमारे यूनि में वो ले गया। वो चील कौवा है क्या? वो हंसी। नहीं, डाइन। डाइन तो फीमेल नहीं होती अमरहा, वो मेल डाइन है। वो इन्हें बताना चाहती थी कि यही है वो जो इसके और आलियान के दरमियान ऐसी दूरी का बाइस बना। ये बात वह अक्सर खुद को तसल्ली देने के लिए सोच लिया करती थी। अपने किए का इल्जाम वीरा और कारल पर डाल दिया करती थी, जबकि वीरा और कारल से ज्यादा वह खुद जिम्मेदार थी। जब वो यूनि वापस आई तो इसकी पहली क्लास हो चुकी थी। बाकी क्लासेस लेकर वो जा रही थी। वो बंदर की तरह किलाबाजियां लगाता इसके सामने आया। ये लो अपना जूता। इसने जूता आगे किया, जिसके गुलाबी चमड़े को ब्लेड से लंबी लंबी लकीरें देकर काट दिया गया था और इसकी झालर सी बन गई थी। अब इसी जूते को रिसर्च के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता था कि इसकी इब्तदाई शक्ल क्या रही होगी, लेकिन पाँव में पहनने के लिए हरगिज नहीं। ये मुमकिन ही नहीं था। अच्छा जूता था, लेकिन कीमती नहीं था। तुम मार्केट से नया ले लेना। वो तेजी से इसके आगे चलने लगी, वरना आज इसे कातिला बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अब तक कहाँ थी अमराहा दी मैंड की? टर टर टर। मैं कब से इस यूनि में हूँ। तुम तब से यहाँ क्यों नहीं आई? अब सोचता हूँ तो अफसोस होता है कि कैसे बेकार और फजूल गए ये सब साल। बहुत ज्यादा अफसोस होता है, लेकिन अब तो तुम यहाँ हो ना, मुझे वक्त को जमा ज़रब देना आता है। और देखो, तुम्हारी जितनी भी दोस्तें और बहनें हैं, जैसा कि मैंने सुना है एशिया में बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं। यानी तुम्हारी जो 6, 7, 8, 10 बहनें हैं, हाँ, जो बिल्कुल तुम जैसी हैं, इन्हें भी मैनचेस्टर बुला लो। इसी यूनि में मैं कुछ भी करके फंड्स इकट्ठे कर लूँगा ताकि इन्हें आने में आसानी रहे। लेकिन बराए मेहरबानी तुम अपने जैसी एक एक कार्बन कॉपी को यहाँ लाओ। वो इसके साथ साथ चलते मज़े से ऐसी बातें कर रहा था जैसे दोनों में किताब बदल दोस्ती हो। जी, पंजाब की दुपट्टा बदल दोस्ती को मैंने मैनचेस्टर में किताब बदल दोस्ती का नाम दे दिया। ठीक किया ना? अमराहा रुकी और शरारे उगलती आंखों से कारल को देखा। कारल भी रुक गया, बहुत मज़े से अमराहा को देखने लगा, फिर अपनी नाक पर उंगली रख ली। तुम एक्समैन सीरीज में काम करती रही हो। ये देखो, मेरी खाल जलकर फट रही है। अमराहा ने कानों में एयरफोन लगाए और म्यूजिक तेज कर दिया। कारल का कहकहा इसकी पुश्त पर देर तक फिजा में मुंतशिर रहा। बस में बैठकर ऐसे दांत पर दांत जमाए जैसे इन दांतों तले कारल की गर्दन हो। आह थू, क्या सोच रही थी वो? काश मैं भी कारल जैसी होती या वीरा जैसी, फिर ईंट का जवाब पत्थर से देती, दू बदू जंग होती। अल्लाह जी मेरे जहन में कोई तरकीब डाल दे कि इस कारल फाल शाल को ही सब अता किया हुआ है। कारल आलियान से मुतल्लिक धमकी देकर तकरीबन गायब ही हो गया था। शायद वो आलियान को ढूंढता रहा था, और जब आलियान वापस आ गया तो दोबारा अमराहा से इसका टकराव नहीं हुआ था। अपनी आदत से मजबूर होकर वो इसे लाइब्रेरी में छेड़ बैठा और अमराहा ने फिर से जैसे इसे अपने पीछे लगवा लिया। वैसे ही इसके बारे में मशहूर था कि उल्टे काम किए बिना इसे नींद नहीं आया करती थी, ना ही खाना खाया जाता था। इसके इंसानी ढांचे में सुपर स्प्रिंग फिक्स थे जो इसे किसी पल चैन से रहने न देते। ये स्प्रिंग इतने कारामद थे कि 10 कदम इंसानों की तरह चलने के बाद वो 11वें कदम पर छलांग या छलांग नम चाल जरूर अपना लेता। आते जाते स्टूडेंट्स के हाथों से खाने पीने की चीजें उचक लेना तो इसके बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम था। यानी 2 हाथों से बर्गर पकड़े मुंह खोले खाने वाला एक बड़ी सी मजेदार सी बाइट लेने के चक्रों में है कि बर्गर ही नहीं रहा। शायकीन बर्गर शिकार की तरफ हंस कर देखते हैं और इशारे से बताते हैं कारल। अब बर्गर शिकार कारल को बमुश्किल ढूंढता इसके पास आता है और इसे शर्म दिलाता है, तो उल्टा कारल इसे इंतजामिया के पास जाने की धमकी देता है कि आखिर एक बिजनेस स्टूडेंट्स पर ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है। आखिर कैसे? रात को वीरा आई अपनी हंसी दबाती। ये क्या है? इसने आईफोन इसके आगे किया। वहाँ इसकी स्टॉप पर नंगे पांव खड़ी तस्वीर थी और टाइटल था मैनचेस्टर में 100 साला सर्दी का रिकॉर्ड टूटने पर दौर जदीद की नेल्सन मंडेला का एहतजाज। वीरा कारपेट पर पेट पकड़े किसी अफगान बिल्ली की तरह हंसी की ज्यादती की वजह से इससे बात भी नहीं की जा रही थी। थप्पड़ खाने के बाद आज वो इसके कमरे में आई थी और ऐसे लूट पूट हो रही थी। अमराहा वीरा को देख रही थी। शायद वाकई आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अमराहा फोन हाथ में लेकर बैठ गई।
और बस बैठी ही रह गई। कार्ल ने आदि यूनिवर्सिटी को अपने फेसबुक अकाउंट में इसकी तस्वीर पर टैग कर दिया था। अमरहा ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि आदि यूनिवर्सिटी के कमेंट्स इस नादिर और नायाब तस्वीर के नीचे पड़ती। अपनी ऐसी मज़ाक़ खेज तस्वीर देखकर ही इसकी आंखों में मिर्चें सी भर गई थी। इसे रोना भी आ रहा था और वीरा को देख देख कर हंसी भी। वीरा पागल हो जा रही थी, जिंदगी से भरपूर गुब्बारे छोड़ और फोड़ रही थी। चीनी परेड के बाद से अमरहा मुस्कुरा नहीं सकी थी। इसे यकीन था अब वो ताउम्र नहीं हंस सकेगी, लेकिन वीरा की हंसी जैसे इसे इशारे दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा प्यारी, एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाता है। तुम जानती हो मैनचेस्टर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है? अपनी हंसी की चौकट रेल को बमुश्किल रोककर वीरा बोल पाई। कार्ल, तुम्हें कार्ल से नवाजा गया है, खुशकिस्मत हो तुम। खुली खिड़की से आती ठंडी हवा ने अमरहा को अपनी मौजूदगी का एहसास अब इसे यह हवा नरम लगी, सरगोशियां करती। इसके दिल को थोड़ा करार सा आया, सुकून की एक लहर उठी। मैनचेस्टर यूनी में तालीमी दौरानिया से मुतल्लिक जो डायरीज हम लिख रहे हैं ना अमरहा, वो सब एक तरफ होंगी, लेकिन जो यादें तुम्हारी स्टूडेंट डायरी में रकम होंगी ना, नोबल इनाम विनिंग होंगी। तुम अपने पोते पोतियों को हंसा हंसा कर मार डालोगी। हर तरह की यादों से मालामाल हो चुकी हो। कितनी खुशकिस्मत हो ना तुम। मकनातीस की तरह तुम अपनी तरफ खींचती हो कि आओ मुझे सताओ, रुलाओ। हंसते हंसते वीरा को फंदा लग गया तो अमरहा ने झुककर इसकी गर्दन में जोरदार घूंसा मारा। वीरा मुंह खोलकर हैरत से इसे देखने लगी कि क्यों मारा, वो भी इतनी जोर से। कुछ तुम्हारी डायरी में भी लिखा जाना चाहिए था। मैं तुम्हारे पोते पोतियों को बोर होते नहीं देख सकती, अमरहा ने मासूमियत से कहा। वीरा ने इसके बाल मुट्ठियों में भर लिए और इसके सर को झटके देने लगी। यही काम अमरहा ने किया। दोनों कारपेट पर लूट पोट गुत्थम गुत्था हो गई। मेरे पोते पोतियां बोर नहीं होंगे। मैं इन्हें तुम्हारे किस्से सुना सुनाकर हंसा कर खुश गुफ्तार ग्रैंड मदर होने का खिताब हासिल कर लूंगी। वो हर वक्त मेरे साथ ही चिपके रहेंगे कि ग्रैंड माँ प्लीज इस अमरहा द लॉस्ट डक की बातें सुनाए ना। मैं भी तुम्हारे किस्से सुनाया करूंगी। बॉल जिंजर, फिक्र न करो। मैनचेस्टर के राजहंस, तुमने मुस्कुराना कम कर दिया है या कफायत कर रही हो? दादा पूछ रहे थे, बहुत बार पूछ चुके थे। थक जाती हो ना? मुश्किल है जिंदगी। मुश्किल तो है, वो दादा को ना बता सकी कि क्या मुश्किल है। अगर मुझे नहीं बता सकती तो साई है ना। आप साई से पहले हैं मेरे लिए दादा। फिर भी कुछ रिश्ते कितने ही करीबी हों, इनसे सब नहीं कहा जा सकता। दादा ठीक कह रहे थे। आलियान की बात को लेकर वो साई के पास ही गई थी। दादा से वो सब कहना चाहती थी पर कह न सकी। तुम्हारी माँ और दादी दानिया की शादी करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे मामू नहीं मान रहे। कहते हैं कि शादी धूमधाम से करनी है। अभी तुम लोगों के हालात ठीक नहीं हैं। ये क्या बात की उन्होंने दादा? यही तो मैंने कहा तुम्हारी माँ से कि पूछो अपने भाई से, हम क्या भूखे मर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो रहा है। वाजिद की दुकान ठीक हो रही है, मुनाफा आने लगा है। वो तुम्हारे दिए कर्ज को जमा कर रहा है। खानदान की एक तकरीब में इसने किसी से कह दिया था कि वो शादी में फजूल खर्ची नहीं करेगा। तुम्हारे मामू को इस बात की खबर हो गई। बाबा क्या कहते हैं दादा? वाजिद का कहना है इसके पास जाया करने के लिए फजूल पैसे हैं ही नहीं। पहले की बात और थी, अब जो कुछ जमा था वो सब दुकान में लग गया। वाजिद ने बुरा वक्त देखा है, किसी ने इस बुरे वक्त में इसका साथ नहीं दिया। खानदान में किसी ने भी कर्ज के नाम पर चंद हजार भी न दिए। वाजिद बहुत बददिल सा हो गया है सबसे। मुश्किल है ये मंगनी रहे। वाजिद ने तो दानिया से ये तक कह दिया है कि वह पढ़ने के लिए तुम्हारे पास चली जाए। होती रहेगी शादी साल 2 साल में। अमरहा, वाजिद कह रहा था कि इसका वही सिक्का इसके काम आया जिसे इसने और ख़ानदान वालों ने खोटा समझ लिया था। बहुत याद करता है तुम्हें, बार बार मेरे पास आता है, कहता है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती होती रही। अमरहा की आंखें नम हो गई। तो बाबा को एहसास हो गया? दानिया क्या कहती है? साफ कह दिया है इसने, मर जाऊंगी, किसी दूसरे मुल्क नहीं जाऊंगी। वहाँ पढ़ूं भी, काम भी करो। क्या जरूरत है इतने बवाल पालने की? मुझे कौन सा मिनिस्टर बनना है किसी मुल्क का? या फोन पर लगी रहती है या सोती रहती है। इतनी आरामदाह जिंदगी छोड़ने की इसे क्या जरूरत है भला? आरामदाह जिंदगी तो अमरहा की थी। जिंदगी की रूह काम है, सिर्फ काम, चलते रहना, हरकत में रहना, इल्म के काम में मसरूफ, अमल के काम में मसरूफ। इतनी सी जिंदगी में इंसान के पास इतना वक्त ही कहाँ है कि जाया करता फिरे।
सो कर, रो कर या मौज मस्ती में। ये जिंदगी इंसान को भलाई के काम करने के लिए अता की गई है, खैर इकट्ठा करने के लिए। इसे खेल तमाशे की नज़र नहीं किया जा सकता। शफाफ मीठा पानी भी ठहर जाए तो बदबू देने लगता है, कीचड़ में बदल जाता है। इंसान क्यों कर खुद को ठहरा कर बर्बाद कर सकता है। कायनात की हर शय हमा वक्त हरकत में है और ता क़यामत रहेगी। इंसान साकिन होकर गुनाह कबीरा का मुर्तकिब कैसे हो सकता है। यह तो इंसानी रुतबे की मुनाफी है, सरासर मुनाफी। हंसती रहा करो अमरहा, तुम्हारी खामोशियाँ इतनी गहरी क्यों होती जा रही हैं। दादा को एक बस इसकी ही फिक्र थी। अमरहा ने दादा को हंस कर दिखा दिया। ठीक इसी वक्त कारल इसके करीब से इस्तेज़ाइया हंस कर गुजरा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे कह रहा हो, अभी ये तुम्हारी हंसी भी गायब करता हूँ। मसला ही कोई नहीं। अमरहा को जैसे आग लग गई। दादा को इसने बाय कहा और साई के पास आई। जूते वाले किस्से के बाद इसने लाख जहन लड़ाया, लेकिन कारल को मज़ा चखाने की कोई एक भी तरकीब नहीं सूझ सकी। मुझे मशवरा दो। साई को सारी बात सुनाकर इसने मशवरा मांगा। थोड़ा बहुत बदला तो जिम से भी लिया जा सकता है। साई हंसने लगा। हंसते हुए, तुम बिल्कुल मेरे दादाजी जैसे लगते हो। क्या तुम्हारे दादा मेरे जैसे जवान हैं या मैं इन जितना बूढ़ा हूँ। हंसते हुए, तुम इन जितने सादा और मासूम लगते हो। अमरहा ने होंठ सुगेड़े। वो साई के मशवरे के बारे में सोच रही थी। आखिर इसे जिम का ख्याल क्यों नहीं आया। गो ईंट का जवाब अब पत्थर तो हरगिज नहीं था, लेकिन ईंट का जवाब कुछ तो था, वो भी सिर्फ 5 पाउंड में। अमरहा जिम के पास जाए, पहले हमें इसकी तारीख तक जाना चाहिए। तो जिम की तारीख कुछ यूं थी कि वो अक्सर क्लास में ऊँघता हुआ पाया जाता। अब पूरी यूनि में वो अकेला तो नहीं था जो ये करता था। कम और बेश यूनि का एक स्टूडेंट अपने पूरे तालीमी साल में 40 से 50 बार इस अजीम सानहे से ज़रूर गुजरता। कुछ इस सानहे से ज़्यादा गुजरते, कुछ कम, लेकिन फैज़ याब सभी होते। कुछ क्लास में ऊँघते पाए जाते, कुछ हर जगह और बहुत से किसी भी जगह, मतलब किसी भी जगह। आप बस में बैठे हैं, आँख खुली, ओ मैं तो बहुत आगे आ गया। जल्दी से बस बदली, बस चली, आँख फिर से लगी, उफ मैं तो बहुत पीछे आ गया। पहला लेक्चर गया। जॉली कॉफ़ी लेने गई है। जॉली वापस नहीं आई। जॉली के कॉफ़ी के मग जो बाद अज़ा एक होशमंद रहमदिल स्टूडेंट ने सिर्फ इस ख्याल से उठा लिए हैं कि कॉफ़ी ठंडी होकर बेकार हो जाएगी, और जॉली को सोते से उठा देना तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बेचारी सो तो रही है ना, और सोते हुए कितनी प्यारी भी तो लग रही है। खैर, जॉली कैंटीन काउंटर पर सर रखे ऊँघ रही है, और काउंटर मैन इस पर पानी के छींटे भी मार चुका है, लेकिन जॉली बदस्तूर ऊँघ रही है। काउंटर की तरफ आते किसी मेहरबान ने इसके खुले मुंह की तस्वीर लेकर दी टैब भेज दी है। यानी यूनि के बागों में, दरख्तों तले, क्लास के दौरान, कॉरिडोर में, बाथरूम्स, वॉशरूम्स, बस, ट्यूब, बाजार, कैफ़े, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी में तो ख़ास तौर पर, और कैंटीन में तो ज़रूर है। कौन था जो मुंह खोलकर ऊँघता पाया नहीं जाता था। एग्ज़ाम्स के दिनों में तो टेबल और कुर्सियों के नीचे भी, और तो और कूड़ादान की आड़ में छुप कर भी। जब कोई इस ऊँघ से महफूज नहीं तो सज़ा सिर्फ एक जिम को ही क्यों, और वो तो था ही दूसरी किस्म वालों में से। पहली किस्म आंखें बंद करके कुदरती ऊँघ लेने वाली, दूसरी किस्म आंखें खोल कर खुद पर जबर करके गैर कुदरती ऊँघ लेने वाली। दूसरी किस्म में वो लोग शामिल हैं जो अपने तालीमी रिकॉर्ड को बेहतर बनाने के लिए और एक अच्छे स्टूडेंट का खिताब पाने के लिए आंखें मीच कर नहीं, इन्हें खोल कर सोते हैं। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। मार्टन लाइब्रेरी से किताबें इशू करवा रहा है। बराए मेहरबानी ज़रा जल्दी करें और मुझे ये इशू कर दे। हाथ को किताबों पर रखते हुए, ये मेरा हाथ है लाइब्रेरियन। ओह मैं मजाक कर रहा था। आंखें मसल कर, ये रही मेरी 3 किताबें, इन्हें इशू कर दे। माजरत के साथ, ये लाइब्रेरी की मलकियत है। हम अपने ज़ेरे इस्तेमाल कंप्यूटर और दीगर मशीन इशू नहीं कर सकते। आप सिर्फ किताबें ही इशू कर सकते हैं। ओह आप समझे नहीं, मैं आपको हंसाना चाह रहा था। मजीद सख्ती से आंखें मसलते हुए, वेल तुम्हारे जैसे 2-3 पहले ही मुझे बहुत हंसा गए हैं। मुझ में मजीद सकत नहीं रही हंसने की। अब ये काम तुम अपने प्रोफेसर और यूनिट डीन के साथ जाकर करो। आप बुरा मान गए, मेरा मकसद महज तफरीह था। मैं इस तरफ दाएं रुख खड़ा हूँ और मेरे कॉफ़ी मग पर से भी हाथ उठा लो, ये भी इशू नहीं होगा। अब जैकब लाइब्रेरी आया है, मुझे मेरी मतलूबा किताबें नहीं मिल रही। मिलेंगी भी कैसे, हम कैंटीन में किताबें नहीं रखते। डीन का ऑर्डर नहीं है ना। जोनी कैंटीन गई है। एक वनीला कोक,
نہیں، میرا خیال ہے مجھے کریم کافی لینی چاہیے۔ ایک کریم کافی۔ ٹھیک ہے، کتابوں کی الماری میں ڈھونڈ لو۔ 2 ونیلا کوک اور کریم کافی میرے لیے بھی۔ جانسن اپنے دوست کے کمر پر زوردار گھونسا مار کر کہتا ہے، تم نے مجھ سے 20 پاؤنڈ لیے ہیں، میرے مرنے کے بعد واپس کرنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، ایگزامز میں تمہارے پیپر چیک کرنے کے بعد۔ پروفیسر ولیم کی آواز گونجتی ہے۔ کوریڈور جو پروفیسر کو گھونسا پڑنے پر ساکت سا ہو گیا تھا، فلک شگاف قہقہوں سے گونج اٹھتا ہے۔ اوہ بیچارے جانسن کا اب کیا ہوگا؟ خدا پوچھے اس نیند سے۔ تو ہمارا جم ان دوسری قسم والوں میں سے تھا۔ بیچارہ پروفیسر کا ماننا تھا کہ وہ رات بھر آوارہ گردی کرتا ہے اور پھر انہی کی کلاس میں ایسے اونگتا ہے جیسے ان کا لیکچر اس قابل ہی نہیں کہ اسے سنا جائے۔ یہ تو سراسر بے عزتی ہوئی نا، جبکہ جم جاب کرتا تھا اور رات گئے تک پڑھتا۔ آوارہ گردی کا تو اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جم کی خدمات دوسرے اسٹوڈنٹس نے بھی حاصل کرنی شروع کر دی، تو جم نے کچھ اصول وضع کر لیے۔ اب جب بھی کام کرنا ہی تھا تو ذرا طریقے سے کر لینا چاہیے تھا نا۔ ایک دن کے یونی کے صرف 5 پاؤنڈ بس۔ ٹیوب سے شکار کے پیچھے پیچھے رہائش گاہ تک 10 پاؤنڈز، درمیان میں 2 گھنٹے کی بریک، رات اور 24 گھنٹے کے 20 پاؤنڈز، یعنی شکار کے پیچھے پیچھے جم بازاروں، گلیوں، شاپنگ سینٹر تک جائے گا، صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر، زومبی سٹائل میں گردن کو ایک ہی زاویے پر اکڑائے۔ جم ایز گھورنگ زیادہ تر صرف یونی کا ہی پیکج لیتے، بہت کم دوسرا 20 پاؤنڈ کا پیکج بھی لیتے۔ جم کے فن کے دوسرے رہنما اصول: اسے رشوت نہیں دی جا سکتی، بے شک شکار اسے اپنا کریڈٹ کارڈ پکڑا دے یا 50,000 پاؤنڈ ہاتھ سے دے۔ شکار کا کوئی قصور ہونا ضروری ہے، معصوم لوگوں کو وہ تنگ نہیں کرے گا، اور اگر بعد ازاں ثابت ہو گیا کہ شکار معصوم تھا تو اسے 5 پاؤنڈ دینے والے کے ساتھ وہ یہی سب مفت میں کرے گا۔ تو جب جم ڈیوٹی دیتا تو یونی میں کہے بلند ہوتے۔ جم از آن ہز ورک، جم اپنے کام پر۔ مشن امبیکا، ڈپارٹمنٹ بیالوجی، عمر 20 سال، انتہائی تیز ترار اور بدتمیز نمک مرچ لڑکی، قصور اپنی کلاس فیلو روزلین کے لمبے قد پر پھبتی کسنا اور اسے مسز ایفل کے نام سے ڈپارٹمنٹ میں مشہور کر دینا۔ ہاتھ میں 5 پاؤنڈ لے کر امرہا جم کے پاس آئی۔ کورل، بزنس ڈپارٹمنٹ، بدتمیز، انتہائی بدتمیز، میرے ہاتھ سے کتابیں چھین کر لے گیا، پھر انہیں ضائع کر دیا، مجھے بھاری جرمانہ بھرنا پڑا، پھر میرا جوتا کاٹ دیا، پورے 150 پاؤنڈ کا تھا میرا جوتا۔ غصے اور شرمندگی سے اس کے گال اور کان سرخ ہو گئے۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ جم کارل کے پیچھے پڑا تھا تو بدلے کے طور پر کارل جم کی منگیتر کے پیچھے۔ انہوں نے غصے سے ابلتے ہوئے جم کے ہاتھ پر زوردار چٹکی بھری، پر مجال ہے جو جم نے سی بھی کی ہو۔ یعنی تم میری بات نہیں مانو گے؟ اب انا بیچاری کی آواز بھیگ گئی۔ امرہا کی قسمت ہی خراب، کیا ضرورت تھی جم کو یونی میں اپنی منگیتر رکھنے کی؟ اس طرح بزنس تو نہیں ہوتے نا۔ اس کے 5 پاؤنڈ ضائع ہو گئے۔ کارل کو کیا کوفت ہوئی، الٹا جم ہی کوفت کا شکار ہو رہا تھا۔ اب 5 پاؤنڈ کے لیے اپنی سویٹ ہارٹ کو ناراض تو نہیں کرے گا یقیناً۔ اور پھر 20 منٹ تک جم کو بے نقط سنانے اور نم آنکھیں رگڑنے کے بعد بھی جم کے انہماک میں فرق نہ آیا تو آرٹ اسکول کی سب سے خوبصورت لڑکی آنا نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر جم کی جیب میں ٹھونس دی۔ پاپا ٹھیک کہتے تھے، تم انسان کے نام پر ایک بن مانس ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سو سو کرتی آنا چلی گئی۔ سب تو یہ توقع کر رہے تھے کہ آنا جم کو ایک تھپڑ سے نوازے گی، لیکن وہ تو اسے بن مانس ثابت کر کے چھوڑ کے چلی گئی۔ امرہا دور سے بھی دیکھ سکتے تھے کہ کارل زیر لب ہنسا ہے۔ امرہا پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی آئی، کیونکہ جم آخر کار سو سو کرتی آنا کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اگر دادی یہ منظر دیکھ لیتی تو جم اور آنا کے پاس آتی اور کہتی، بیٹا جم مل گیا سبق، اب اس امرہا سے دور رہنا۔ کہو تو میں تمہیں اس کی ہسٹری شیٹ سنا دوں، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، تمہارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور کافی برا ہو چکا۔ کارل پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا مانچسٹر یونی کو انگلی پر فٹ بال کی طرح گول گول گھما کر اپنی فتح کا واضح اعلان کرے اور کہے، کون ہے جو مجھے زج کرے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔
تب تک کے لیے ناول ایڈمائررز کو دے اجازت. اللہ حافظ.